तो ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा जो रेज़र पे का अकाउंट अप्रूव हो गया है। तो मुझे रेज़र पे का अप्रूवल मिल गया है, वो भी बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी जीएसटी के। तो मैंने एज ए इंडिविजुअल अप्लाई किया था और मुझे रेज़र पे का अकाउंट का अप्रूवल मिल गया है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि अगर आपको अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है, क्या क्या वो उसके बाद वो जब आपको वेरिफिकेशन का कॉल आता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, तो उसमें आपसे को क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और मुझे क्या क्या चेंजेस करने को बोले थे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मेरा रेज़र पे का अकाउंट रिजेक्टेड हो गया था। तो आप मेरी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मेरा रिजेक्टेड हो गया था। तो फिर से मैंने अप्लाई किया, तो मैंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा, कैसे अप्लाई किया, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या फिर आपका एक बार रिजेक्टेड हो चुका है, तो आपको कैसे सारी चीज़ें करनी है, तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और सबसे मेन ज़रूरी है, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखेगा और मैं एक एक चीज़ जो बताऊं उसका आपको ध्यान रखना है, उसको फॉलो करना है, तो आपका रेज़र पे अकाउंट रिजेक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, सारी चीज़ें करिए जो मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद अप्लाई करिए। ये वाला वीडियो देखना आप सेकंड वाला, तो इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे अप्लाई करना है और फिर आपका अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा फ़र्स्ट टाइम रिजेक्टेड क्यों हो गया था। तो एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे कैजुअली अप्लाई कर दिया था, उसमें ना तो मैंने कोई वेबसाइट डाला था, ना कोई कैटेगरी प्रॉपर्ली फिल किया था। मैंने जस्ट ऐसे ही देखने के लिए मैंने भी कोई वीडियो देखा था कि मुझे रेज़र पे चाहिए और मैंने जनरली अप्लाई कर दिया था बिना कोई रिसर्च किए, और मेरा अकाउंट रिजेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने केवाईसी के लिए अप्लाई किया तो मुझे डायरेक्ट मैसेज आया नेक्स्ट डे कि योर रेज़र पे अकाउंट इज़ रिजेक्टेड। मतलब मुझे ना तो कोई वेरिफिकेशन का कॉल आया ना कुछ आया, डायरेक्ट रिजेक्ट मारा, मतलब मुझे कुछ करने को बचा ही नहीं। तो उसका रीज़न था कि मैंने कैजुअली अप्लाई कर दिया था, ना तो कुछ चीज़ों को पढ़ा था, ना कोई पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़ा था, नहीं मैंने कोई वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया था। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपका पास वेबसाइट है या नहीं है। तो मैंने बिना वेबसाइट के अप्लाई किया था, मेरा प्रॉपरली मैंने सारी चीज़ों को फिल नहीं किया था, तो मेरा रिजेक्टेड हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने एक वीक बाद दोबारा अप्लाई किया और उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला। तो उस 1 वीक तक मैंने सारी चीज़ों का रिसर्च किया, उसकी सारी पॉलिसीज़ को पढ़ा। उसके अलावा मैंने कुछ लोगों से बात भी किया जिनको रेज़र पे का अप्रूवल मिल चुका था। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे थे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जीएसटी चाहिए, आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने एज ए इंडिविजुअल अप्लाई किया, बिकॉज़ आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आपको एज ए इंडिविजुअल भी अप्लाई करने को परमिशन देता है। तो मैंने एज ए इंडिविजुअल अप्लाई किया था और मेरा अप्रूवल मिला। तो सबसे पहली बात जो मैं सारे पॉइंट कवर करने वाला था, तो सबसे पहली बात ये कि आपको वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। मतलब आपको पहले एक वेबसाइट बनाना है और उस वेबसाइट को आपको अप्लाई करते टाइम एंटर करना है, बिना वेबसाइट के मत करना, वरना अप्रूव होने के चांसेस कम है। तो मैंने भी प्रॉपरली मेरा वेबसाइट बनाया, तो मैंने कम से कम मुझे 1 वीक लगा मेरी वेबसाइट रेडी करने में। तो आपको वेबसाइट बनाना है और वो थोड़ी प्रोफेशनल लगनी चाहिए, मतलब उसका कलर, फ़ॉन्ट, इमेज थोड़ी प्रॉपरली आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, बिना वेबसाइट के नहीं करना है, वरना मेरी तरह रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बात तो हो गई वेबसाइट की। दूसरी बात, जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पेज होते हैं वो आपको ऐड करना मैंडेटरी है, और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है तो वो आपको ऐड करना है। लेकिन उनमें अधिकतर लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो पेज आपको पता ही होगा, कॉन्टेक्टर्स, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, जो 4-5 मेन पेज होते हैं वो आपको सारे ऐड करने हैं। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पे फिर से मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, जनरली मैंने भी यही किया था, आपको गूगल पे जाना है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर मिल जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर मिल जाएगा, कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी जनरेटर मिल जाएगा, वो आप यूज़ करें। लेकिन उसको आप अपने
जो साइट है आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार चीज़ों को चेंज करें। उसमें आपका ईमेल आईडी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपके रिलेवेंट ना हो प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में, उनको निकाल देना, वरना आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज वो रेजर पे वाले आपकी पॉलिसी की एक एक लाइन को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, और अगर उनको कुछ भी सस्पिशियस लगता है या उनको लगता है कॉपी पेस्ट मारा है तो वो रिजेक्ट ही करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेस्ट करें, लेकिन उसको आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए आपने वेबसाइट बनाई है उसके अकॉर्डिंग उस प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा मॉडिफाइड करें, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें। अननेसेसरी अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपकी वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल ना हो तो उसको निकाल दें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी होती है, तो सारी चीज़ें आपको ऐड करता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस थीम के लिए, प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए आप अप्लाई करने वाले हों। अगर आपका कोई कंपनी है, कंपनी नहीं है या एजेंसी नहीं है, तो आप आपके नाम से भी वेबसाइट बना के डोमेन लेके वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, आपने वेबसाइट तो बना दी, लेकिन आप किस चीज़ के लिए बनाने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, या तो आप प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे होंगे, हो सकता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, कोर्सेस हो या कोई टेम्पलेट्स हो, कुछ भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी सर्विसेज है गूगल एड्स, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी किसी भी टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे उनको प्रॉपर्ली लिस्ट करना। अगर आप सर्विसेज के लिए अप्लाई करने वाले हो तो वही आपको ऐड करना। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपको वही ऐड करना। मतलब सारी चीज़ों को ऐड मत कर देना। तो अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। तो आपकी जो वेबसाइट है उसका एक थीम होना चाहिए कि आप ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड करते तो आपको वही ऐड करनी है, प्लस सर्विसेज का आपको एक पेज ऐड करना है और उस पर सारी लिस्ट करनी है। लिस्ट नहीं करना है, इसके अलावा आपको इनको डिटेल में भी बताना है, सिर्फ नाम नहीं लिख देना है, तो इससे आपका प्रोफेशनल वेबसाइट लगेगा। दूसरी बात, अगर आपकी सर्विसेज ऐड कर रहे हो तो फिर आप कोई भी चीज़ ऐड ना करें, मतलब कोर्सेज या कुछ भी फालतू की चीज़ें ऐड ना करें। मतलब आपकी जो वेबसाइट का एक ही थीम होना चाहिए, या तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आप डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्सेज या व्हाटएवर जो भी आप प्रोवाइड करते हैं वही ऐड करें। हाँ, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ऐड कर रहे हैं तो आप केवल डिजिटल प्रोडक्ट्स ही ऐड करें। उसमें भी आपको डिफाइन करना है किस टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेम्पलेट है या जो भी है, तो उसमें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब जब भी वो आपकी वेबसाइट को चेक करेंगे तो उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये आप सर्विसेज भी दे रहे हो, कोर्सेज भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो। 10 चीज़ें आप डाल देंगे डिफरेंट टाइप्स की, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना है, चीज़ों को मैसअप नहीं करना है। हाँ, जब आपको एक बार अप्रूवल मिल जाए तो आप बाद में कुछ एक्स्ट्रा आपकी साइट पे और चीज़ें लिस्ट कर सकते हैं, कोर्सेज जो भी आपको ऐड करना है। तो शुरू में आपको एक ही थीम रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात, जो आपका साइट का थीम हो वही जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो आपका जो कैटेगरी, सब कैटेगरी है वो आपका आपकी वेबसाइट पे जो आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लिस्ट किए हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप अप्लाई करते टाइम आपने कैटेगरी चूज़ कर दिया ई-कॉमर्स, लेकिन आपकी वेबसाइट पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज या सर्विसेज, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो वेबसाइट का थीम प्लस आप कैटेगरी, सब कैटेगरी जो चूज़ करेंगे वो बहुत केयरफुली चूज़ करना, तब तो उनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए, दोनों चीज़ों का थीम एक होना चाहिए। तो सबसे ये भी ज़रूरी बात है कि आपका कैटेगरी और वेबसाइट का थीम सेम होना चाहिए। चौथी चीज़ वो है आपका जो कॉन्टैक्ट अस पेज। तो जो भी आप कॉन्टैक्ट अस पेज डालें तो उस पर आप जनरली आप फॉर्म डाल सकते हैं, राइट। वर्डप्रेस में प्लगइन आता है, उनका यूज़ कर सकते हैं, तो डालें, नहीं डालें तब भी चलेगा। लेकिन आपको जो कॉन्टैक्ट अस पेज पे आपको डालना है आपका फ़ोन नंबर जो वर्किंग होना चाहिए, प्लस ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपका, जैसे आप जो भी डोमेन लेंगे, तो जैसे xyz.domain है तो आप contact@xyz.com, तो आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लें और उसको ऐड करें, आपका जीमेल आईडी ऐड ना करें, क्योंकि आप वेबसाइट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको डोमेन लेना पड़ेगा। तो डोमेन से ही आपका ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास होस्टिंग है तो आप होस्टिंग में ऑप्शन होता है, आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप फ्री में भी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपके पास सिर्फ डोमेन है, होस्टिंग नहीं है, तो भी आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो ये आप ये वाला वीडियो चेक कर लेना, या आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने रिसेंटली ये वीडियो डाला था। इससे आप अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं, तो इसको भी देख लेना। तो ये 4 चीज़ें हो गई वेबसाइट के बारे में, प्लस तीन चीज़ें आपको ऐड करनी है। पहला आपका ईमेल, दूसरा आपका फ़ोन नंबर, और तीसरी चीज़ आपको ऐड करना है आपका एड्रेस। और आपका जो कॉन्टैक्ट अस पेज पे जो एड्रेस होगा वो आपका जो आईडी में है, आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप आईडी यूज़ करते हैं वो सेम होना चाहिए।
तो ये 4-5 चीज़ें जो भी मैंने बताई है, ये आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तभी आपका अप्रूवल होगा। उसके अलावा लास्ट चीज़ आपकी वेबसाइट पे आपको ऐड करना है, वो है आप या तो आपका प्रोडक्ट है या सर्विसेज है या ई-कॉमर्स प्रोडक्ट है, जो भी है, उनमें आपको क्या करना है, आपको चेकआउट पेज ऐड करना है। मतलब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके वो चेकआउट करने जाएगा। तो चेकआउट पेज पे जनरली आप पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, तो आपको वो भी ऐड करना है। तो अभी मैं बताता हूँ कि जो मैंने वेबसाइट बनाया था और जो सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे क्या हुआ था, मुझे उनका कस्टमर सपोर्ट का कॉल आया था। तो मेरी वेबसाइट पे 3-4 चीज़ें मिसिंग थी। उन्होंने बताया कि आप पहले ये चीज़ें ऐड करी। तो पहली चीज़ मिसिंग थी वो थी मैंने जो कॉन्टेक्ट अस पेज पे मेरा एड्रेस नहीं था, तो मैंने सिर्फ एड्रेस ऐड किया। सेकंड चीज़ उन्होंने बोली कि जो आपने मैंने सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था एक्चुअली, तो जो सर्विसेज थी का जो पेज थे, जैसे बाय सर्विसेज या बुक सर्विसेज, तो उस पर उन्होंने बोला कि आपको चेकआउट पेज ऐड करना पड़ेगा, मतलब चेकआउट पेज और उस पर जो पेमेंट मेथड होते। तो फिर मैंने चेकआउट पेज ऐड किया। पहले मैंने सिर्फ जो मेरी सर्विसेज थी जो सिर्फ वो लिस्ट करी थी, लेकिन उसमें चेकआउट का बटन नहीं डाला था। तो फिर मैंने ये पेमेंट गेटवे का प्लगइन इंस्टॉल किया और उसके अंदर चेकआउट का बटन डाला, चेकआउट का पेज डाला। जब वो ऐड टू कार्ट या डायरेक्ट चेकआउट पे मैंने रीडायरेक्ट किया। हाँ, अगर आपको सीखना है कि आप कैसे डायरेक्ट बिना ऐड टू कार्ट के चेकआउट पे ऐड कर सकते हैं, अगर आप वर्डप्रेस में बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चाहे आपका प्रोडक्ट हो या आपका सर्विस है, तो आप कैसे पेमेंट गेटवे को लिंक कर सकते हैं चेकआउट पेज ऐड करके बिना कि कोई ऐड टू कार्ट ऐड किए। हाँ, अगर प्रोडक्ट है तो आप पहले आपको ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका लैंडिंग पेज होता है तो फिर आपको ऐड टू कार्ट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वो दूसरी चीज़ थी। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि वेबसाइट से रिलेटेड आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो जो मैंने सारे 5 पॉइंट बताए हैं, 5 पॉइंट बताए, तो आपको सारे फॉलो करने हैं आपकी वेबसाइट पे अप्लाई करने के पहले। और हाँ, एक और चीज़ जो भी उसमें आपको एक और पेज ऐड करना पड़ता है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो उसमें क्या होता है, और कैंसिलेशन पॉलिसी, तो ये भी आप प्रॉपर्ली कॉपी पेस्ट ना करें। जैसे अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट है, ई-कॉमर्स कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रिफ़ंड और कैंसिलेशन पॉलिसी होगा। मतलब आप कोई कैंसिल करेगा तो इतने दिन में रिफ़ंड हो जाएगा, तो वो ई-कॉमर्स साइट के लिए तो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फेसबुक एड, गूगल एड्स, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई होता नहीं ना कि वो रिफ़ंड करेगा, रिटर्न करेगा, कैंसिल करेगा, राइट। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर माई प्रोडक्ट और वाट एवर सर्विसेज। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्लियरली मेंशन करना है। ऐसा नहीं आपने डाल दिया मैं गूगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो फिजिकल होम एड्रेस पे तो डिलीवर करेगा नहीं, राइट। तो इसलिए मैंने बोला आप चीज़ों को अपनी साइट के अनुसार मॉडिफाइड करें, जो सारे पेजेस हैं। जैसे मैंने सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे रिटर्न रिफंड पॉलिसी एप्लीकेबल था नहीं, तो मैंने डायरेक्ट क्लियरली मेंशन किया कि आई प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज, तो मेरे इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्लियरली मेंशन करें, आप जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा दिमाग यूज़ करें। तो को बताने वाला हूँ कि मुझे जब वेरिफिकेशन का कॉल आया था और मुझे कितना टाइम लगा था। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे नेक्स्ट डे उनका ये कॉल आया फर्स्ट टाइम कि आपकी वेबसाइट पे 2 चीज़ें मिसिंग है। मतलब पहला तो उन्होंने कमी बताई कि मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज पे एड्रेस नहीं है, तो मैंने वो ऐड किया, बाकी मैंने सारी चीज़ें ऐड करी थी। दूसरी चीज़, मेरा चेकआउट पेज नहीं था, तो वो मैंने भी ऐड किया। तो वो मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद फिर मुझे 3-4 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद मुझे लगा पता नहीं वो कॉल करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर मैंने स्टेटस पूछने के लिए उनको ट्विटर या एक्स पे जाके उनके जो रेज़रपे की वेबसाइट है, तो उनको मैंने मैसेज किया कि मेरा स्टेटस क्या है। मैंने जो सारी चीज़ें बताई थी वो सारी ऐड कर दी है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है, तो वो पूछते हैं, उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं। तो कॉल में वो क्या पूछेंगे आपसे, आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लिखी है प्लस आपकी वेबसाइट पे भी सेम ही मेंशन करना। तो वो उनके बारे में आपसे पूछेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, किसको प्रोवाइड करते हो, कैसे पेमेंट लेते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करेंगे। तो आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप मेंशन करें अप्लाई करते टाइम, तो उनको पहले प्रॉपर्ली रिसर्च कर लें, उनमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो कस्टमर सपोर्ट वाला है वो आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे 2 बार वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया। उसके नेक्स्ट डे फिर से मुझे वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, तो उसने भी सेम चीज़ें पूछी। तो मुझे नहीं पता है उनका थॉट प्रोसेस है, मतलब वो 2 बार सेम चीज़ें पूछेंगे, चेक करेंगे कहीं कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, क्योंकि उनको कुछ
सस्पिशियस लगता है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कुछ और बताया, दूसरे वाले को कुछ और बताया, बट मेरी चीज़ें क्लियर थी तो मैंने उनको क्लियरली एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे मैं आपसे टिप्स और देता हूँ, जब आपको कस्टमर केयर का कॉल आए तो आप उनसे एक सवाल पूछिए कि मुझे इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना है तो मैं क्या चीज़ें करनी होगी, क्या टैक्सेस है, मतलब आप उनको एंगेज करें तो उनको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा, हाँ कि इस बंदे को नॉलेज है और ये जेन्युइन बिजनेस करता है। अगर उनको ज़रा सा भी सस्पेक्ट होता है तो आपका रिजेक्ट मार देंगे। दूसरी बात, उनसे ये भी बोलिए जब कॉल एंड करे थी, अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉल मी और ड्रॉप मी ईमेल, तो इससे भी थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, मतलब ये सामने वाला बंदा जेन्युइन है। तो ये 2 टिप्स मैंने दिए, आप उनसे प्रॉपर्ली बात करें, उन चीज़ों को प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन करें। और दूसरी बात, जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताएं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएं, क्योंकि वो जो कस्टमर सपोर्ट वाले उनको टेक्निकली इतना पता होता नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपने कुछ टेक्निकली ऐसे वर्ड यूज़ किए। तो आप उनसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करें, समझाएं। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो जब जैसे ही मुझे कॉल आया सेकंड, उसके 2 घंटे बाद ही मुझे अप्रूवल का ईमेल आ गया था। तो जैसे ही वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपका फटाफट अप्रूवल दे देंगे। तो ये कॉल नॉर्मली आता है, ये हो सकता है 2 आते हैं, मुझे आए, पता नहीं आपको 2 आएंगे नहीं आएंगे। तो आप प्रॉपर्ली चीज़ों को एक्सप्लेन करें, उनको सेटिस्फाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा पहले से रिसर्च करके प्रिपेयर कर ले अपने आप को, प्लस जो मैंने टिप्स दिए हैं ये फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका रिजेक्टेड हो गया है तो आपको क्या करना है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मेरा रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने फिर से अप्लाई किया। तो आप जो मैंने सारी चीज़ें बताई है इस वीडियो में कवर करिए, तो आप सारी चीज़ें फॉलो करना, पहले प्रॉपर्ली वेबसाइट बनाना, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करना, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज वो आपको फाइनलाइज करना है, आप प्लस आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। उसके अलावा आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आप नया ईमेल आईडी और जीमेल आईडी और नया जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, प्लस आपको नए फ़ोन से अप्लाई करना है। मतलब जो अगर आपका पहले जिस ईमेल या फ़ोन नंबर ऐड किया था उससे रिजेक्ट हुआ था तो आप उससे अप्लाई मत करना। बाकी डॉक्यूमेंट्स चल जाता है, केवाईसी में इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने नया फ़ोन नए ईमेल आईडी से अप्लाई किया था और मेरा अप्रूवल हो गया था। तो ये मैंने आपका सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कैसे अप्रूवल ईजिली मिल जाएगा, और डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, मैंने एक ग्रुप भी बनाया, तो वहाँ पे भी आप चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम में मैं प्लस कुछ फ्री रिसोर्सेज भी डालता रहता हूँ, जैसे कुछ कोर्सेज या कुछ हेल्पफुल रिसोर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारे अपडेट प्रोवाइड करूँगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो ये था वीडियो, और ये वीडियो देखने के बाद फिर आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें और फिर आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली 100% अप्रूवल मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।